हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल कॉमर्स कॉम 13 पे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसे शॉर्ट में बीआरएफ कहते हैं और हिंदी में इसे व्यावसायिक नियामक रूपरेखा के नाम से जाना जाता है। जो बीआरएफ है उसको शॉर्ट में व्यावसायिक नियम कहते हैं, जिसे बिजनेस लॉ होता है। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि व्यावसायिक नियम क्या होता है। फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। जो हमारा व्यावसायिक संनियम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय और संनियम। व्यवसाय का मतलब ये होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। संनियम का मतलब ये होता है कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज में रहने वाले लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा जो भी नियम, राजनियम या फिर उपनियम बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संनियम कहते हैं। तो अब हमने देखा कि व्यवसाय क्या होता है और संनियम क्या होता है। अब इन दोनों को एक साथ देखेंगे कि व्यावसायिक संनियम क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक संनियम का मतलब ये होता है कि व्यवसाय की व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से चलाने के लिए व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन और वितरण करने के लिए सरकार के द्वारा जो भी नियम या कानून बनाए गए हैं, उस नियम या कानून को हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक संनियम कहते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि आज की क्लास का हमारा टॉपिक है या फिर व्यावसायिक नियामक रूपरेखा का फर्स्ट चैप्टर है, जिसे हम कहते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। इसे इंग्लिश में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से जानते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, भारतीय अनुबंध 1872 का जो हम इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे उसमें ये बताया गया है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम का उद्देश्य अनुबंध के पक्षकारों को अपने वचनों और दायित्वों को पूरा करने हेतु बाध्य करना है, जिससे व्यवसाय क्रियाओं का सफल संचालन संभव हो सके। भारतीय अनुबंध अधिनियम की देश में ज़रूरत इसलिए है कि बिजनेस में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो जो व्यक्ति होंगे वो पक्षकार के रूप में जाने जाएंगे, और वो भी जो भी व्यक्ति होंगे वो अपने वचनों और उत्तरदायित्वों को पूरा करें, ताकि जो भी व्यवसाय में क्रियाएं हो रही हैं वो क्रियाओं को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जा सके तथा व्यवसायिक क्रियाओं का सफल संचालन संभव बनाया जा सके। इसीलिए भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के बारे में पढ़ा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा अनुबंध अधिनियम है उसका मूल्य उद्देश्य अनुबंध से उत्पन्न होने वाले अधिकारों एवं दायित्वों का आदर करना तथा पीड़ित पक्षकार को उपचार प्रोवाइड करना है। और ये जो हमारा वो उपचार होगा वो पीड़ित पक्षकार को होगा, उपचार प्रोवाइड किया जाएगा। जो हमारा व्यवसाय भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है, आधुनिक व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमारा टॉपिक है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो जो हमारा भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है, इसके पहले भारत में ऐसा कोई भी अधिनियम नहीं था व्यवसाय से रिलेटेड जो संपूर्ण भारत में क्या हो, एक समान रूप से लागू होता हो। तो इसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुबंध अधिनियम प्रारूप 1866 में तृतीय विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया, जिसे कई परिवर्तन के पश्चात 25 अप्रैल 1872 को भारतीय अनुबंध अधिनियम के नाम से भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। यह अधिनियम 1 सितंबर 1872 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया। और वर्तमान समय की बात की जाए कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अब होल इंडिया पे लागू होता है, मतलब कि संपूर्ण भारत पे लागू होता है। जो पहले जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं होता था, अब ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होता है। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम
आधारभूत परिभाषा है जिसे फंडामेंटल डिफिनीशन कहते हैं, जो कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत दी गई हैं। और जो हमारी फंडामेंटल डिफिनीशन है उसे सेक्शन 2A से सेक्शन 2J तक डिफाइन किया गया है। ओवरऑल भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के फंडामेंटल डिफिनीशन में हमें 10 डिफिनीशंस देखनी है, जिसमें हमारी पहली डिफिनीशन है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं, प्रस्ताव। जो हमारा प्रपोजल है उसे सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। तो हम पहले देखेंगे कि प्रस्ताव क्या होता है। प्रस्ताव में ये बताया गया है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या ना करने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से व्यक्त करता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके संबंध में अपनी सहमति प्रकट करेगा, तो इस प्रकार हम कहेंगे कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जब ए पार्टी बी पार्टी के साथ किसी कार्य को करने या ना करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करता है ताकि बी वाली पार्टी है वो अपने उस पर सहमति देगी, उसकी इच्छा पे सहमति देगी, तो इस प्रकार माना जाएगा कि ए पार्टी है उसने क्या दिया है, बी पार्टी के सामने प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वचन, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉमिस कहते हैं और जिसे सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। जो हमारा वचन होता है इसमें ये बताया गया है कि जब वह व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा जाता है उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त कर देता है तो कहा जाएगा कि प्रस्ताव स्वीकार किया कर लिया गया है। जो हमारा वचन है वह हमारा पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं होता। लेकिन जो हमारा प्रस्ताव था वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब अच्छे काम के लिए प्रपोजल देंगे तो वो हमारा पॉजिटिव होगा, और निगेटिव का मतलब ये है कि किसी को किसी कार्य को करने के या फिर किसी को ब्लैकमेल करने के लिए अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, तो किसी को ब्लैकमेल करने के लिए किसी को पैसा दे रहे हैं, तो मेरा पैसा देना किसी पर्सन को प्रपोजल है तो वो ब्लैकमेल निगेटिव वर्क के लिए दिया जा रहा है। तो इसीलिए बोला गया जो प्रपोजल है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है वचनदाता व वचनग्रहीता। वचनदाता और वचनग्रहीता को प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी बोलते हैं। इसे सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है। वचनदाता वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है, प्रस्ताव को रखता है, मतलब कि वह व्यक्ति जो प्रस्ताव रखता है या वो क्या कहलाता है, वचनदाता या प्रस्तावक कहलाता है। और वचनग्रहीता प्रॉमिसी का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति जो प्रस्ताव को स्वीकार करता है वचनग्रहीता कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मतलब कि जो ए पार्टी था वो क्या था, वचनदाता था जो प्रस्ताव रख रहा था, और जो बी पार्टी था वो क्या था, प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर रहा था, स्वीकार कर रहा था, तो वो वचनग्रहीता था। नेक्स्ट है हमारा प्रतिफल, जिसे इंग्लिश में कॉन्सिडरेशन बोलते हैं, जिसे सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। प्रतिफल का मतलब ये होता है कि प्रतिफल का आशय उस मूल्य से है जो वचनदाता के वचन के बदले में वचनग्रहीता द्वारा दिया जाता है। यह कुछ के बदले कुछ है। मतलब ए पार्टी ने बी पार्टी से अपने वॉच बेचने का 200 में प्रस्ताव रखा, सामने वाला पार्टी उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, तो ए पार्टी के द्वारा बी पार्टी को क्या दिया जाएगा, वॉच दिया जाएगा, और बी पार्टी के द्वारा ए पार्टी को क्या दिया जाएगा, 200 रुपीज़ दी जाएंगी। तो बी पार्टी के लिए वॉच है वो क्या है, प्रतिफल है, और ए पार्टी के लिए जो मूल्य है वो क्या है, प्रतिफल है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो हमारा प्रतिफल होता है वो कुछ के बदले कुछ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ठहराव, जिसे इंग्लिश में एग्रीमेंट बोलते हैं, और जो हमारा एग्रीमेंट होता है उसे सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा ठहराव है, प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो वो ठहराव कहलाता है। तो ठहराव इक्वल टू ये बोला गया है कि ठहराव इक्वल टू होता है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, मतलब कि एग्रीमेंट इक्वल टू प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, मतलब कि ठहराव इक्वल टू प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। जब प्रस्ताव होगा स्वीकृति होगा तो वो हमारा क्या बनेगा, ठहराव बनेगा, और जब प्रस्ताव होगा स्वीकृति होगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक प्रकार का वचन होगा, और वो वचन कैसा होगा, प्रतिफल के लिए होगा। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ठहराव कहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा ठहराव है, प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता है वो क्या कहलाता है, ठहराव कहलाता है। नेक्स्ट है पारस्परिक वचन, जिसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं, सेक्शन 2F में डिफाइन किया गया है।
इसमें ये बताया गया है कि वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो या आंशिक प्रतिफल हो पारस्परिक वचन कहलाता है। मतलब कि सीधी सी भाषा में कि पारस्परिक वचन का मतलब ये है कि अगर ए पार्टी के द्वारा बी पार्टी को अपनी इच्छा से कुछ वस्तु दी जाती है और बी पार्टी के द्वारा उस वस्तु की कुछ भी कीमत या फिर कुछ वस्तु बदले में दे दिया जाता है, तो ये हमारा क्या होता है? पारस्परिक वचन होता है। नेक्स्ट है व्यर्थ या शून्य ठहराव। ऐसे ठहराव जो नियम के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते उसे हम क्या कहते हैं? व्यर्थ या शून्य ठहराव कहते हैं। नेक्स्ट है अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, जिसे सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारा ये है कि जो भी हमारे पास जो ठहराव हैं, ऐसे ठहराव जो नियम के द्वारा परिवर्तनीय कराए जा सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अनुबंध कहलाते हैं। व्यर्थनीय अनुबंध, व्यर्थनीय अनुबंध का मतलब ये है जिसे सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी ठहराव जो केवल एक या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पे परिवर्तनीय कराया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यर्थनीय अनुबंध कहते हैं। मतलब कि ऐसा अनुबंध जो केवल पीड़ित पक्षकार की इच्छा पे परिवर्तनीय कराया जा सकता है, तो इस प्रकार के अनुबंध को हम व्यर्थनीय अनुबंध कहते हैं। नेक्स्ट है व्यर्थ अथवा शून्य अनुबंध। व्यर्थ अथवा शून्य अनुबंध का मतलब ये होता है कि ऐसा अनुबंध जो सर्वधारणतः वैधानिक रूप से तो परिवर्तनीय कराया जा सकता है, लेकिन किसी घटना के घटित होने पर वो लागू नहीं कराया जा सकता, तो इस प्रकार के अनुबंध को हम व्यर्थ अथवा शून्य अनुबंध कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि अनुबंध क्या है, और जो कि हमारे व्यावसायिक संनियम का मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 2 है उसे हम अनुबंध कहते हैं, जिसे कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कल देखेंगे। उम्मीद करती हूँ क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और शेयर कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।